एक बहू अपनी बीमार सास और बुजुर्ग सास, बहुत तबीयत खराब थी और बहू उस सास से परेशान थी। उससे कहती है कि माँ जी आज आपका पूरा यानी मैं आपका ऐसा इलाज कराऊंगी कि आपको जीवन भर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज इस बुजुर्ग महिला का बेटा घर पर नहीं होता है। ये महिला जो होती है इस बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ पर लादती है और पहाड़ पर ऊपर की तरफ जंगल की तरफ बढ़ी चली जाती है और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एक बहुत विशालकाय बंगला होता है। उस बंगले पर डॉक्टरों के सामान या डॉक्टरों की चीज़ें होती हैं, यानी वो अपनी सास को यहाँ पर दिखाने के लिए आई थी। दोस्तों यहाँ पर जब दिखाने के लिए आती है और अपनी सास को वो एक कमरे में रख कर जाती है, उस कमरे का नाम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुक्ति कुटिया उस कमरे को कहा जाता है। अस्पताल के अंदर एक कमरा होता है। तभी कहती है कि माँ जी आज आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको सुबह जो भी काम है रात में निपट जाना चाहिए और आपको सुबह में करीबन 6 बजे यहाँ से ले जाऊंगी। और एकदम से कहती है कि डॉक्टर भूत साहब मेरी सास का इलाज ठीक से करना। यहाँ पर जब बहू की पीठ फिरती है तो सास की आंखों में आंसू होते और कहती है कि बेटी मुझे तू इतने सारी आत्माओं के साथ छोड़कर जा रही है, क्या तेरे अंदर दया नहीं है? दया धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर हाथ जोड़े और कहा कि बुढ़िया तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, जितना जल्दी तुम इस दुनिया से जाओगी ना मेरा जीवन उतना ही स्वर्ग होगा। मैं और तेरे बेटे तेरे पीछे लड़ाई करके बावले हो रहे हैं, अब तेरी सेवा मुझसे बर्दाश्त और मुझसे नहीं हो रही है। दोस्तों ये बुजुर्ग महिला चुप वहीं पर बैठ जाती है, आंखों में आंसू होते हैं। आंसू होने के बाद यहाँ पर वो बहू लंबे लंबे कदम बढ़ाती है और डर के कारण आगे बढ़ती चली जाती है और एक बार भी उसने बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बात पहली यहाँ पर आती है कि कौन थी वो बहू, क्यों अपनी सास के साथ ऐसा कर रही थी। दूसरी बात, अगर अस्पताल में छोड़कर आई है तो भूत डॉक्टर का नाम क्यों लिया, क्या वहाँ पर कोई भूत रहता था? और फिर यहाँ पर भूत कैसे इलाज कर सकता है? इतना बड़ा बंगला जो एक अस्पताल की तरह दिख रहा था, तो फिर यहाँ पर भूतों का जिक्र कहाँ से आया? भूत हैं तो अस्पताल क्यों है, अस्पताल है तो भूत क्यों है? जब मैं जगह और स्थान का नाम बताऊंगी तो आप भी डर जाएंगे साहब। आज भी ये अपना वजूद लिए खड़ा हुआ है और इसे देखकर आज भी अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है। कहानी की शुरुआत आपके सामने करने से पहले कह रही हूँ, थोड़ी सी घटना डरावनी है और थोड़ी सी ऐसी बातों से जुड़ी हुई है जिसके बारे में कानून खंडन करता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड में, देहरादून से होती है। देहरादून जो होता है यहाँ से आपको करीबन 12 घंटे का रास्ता तय करना होगा। चंपावत एक इलाका होता है और इसी में एक लोहा घाट इलाका है जहाँ पर एक परिवार रहता है। जो ये इलाका है यहाँ पर सास बहू रहती हैं और इस परिवार में एक ही बेटा होता है, बाकी जो सभी बेटे हैं वो बाहर जा चुके हैं, यानी इस गांव से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये बेटा है वो अपनी माँ पर बहुत प्रेम करता है। माँ जिसका नाम लीला होता है, बेटा लीला को बहुत प्रेम करता है, लेकिन जो पत्नी संध्या है उसे बिल्कुल भी अपनी सास एक आंख नहीं भाती है। अब जो लोहा घाट इलाका मैंने आपको बताया है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित होती है। एक तरफ तो सास से बहू परेशान है, सास एक आंख नहीं सुहाती है। दूसरी तरफ एक बंगले के बारे में चर्चा आपसे करना चाहते हैं। एक हॉस्पिटल यहाँ पर होता है इस इलाके में और उस हॉस्पिटल में कहते हैं कि 100 से ज़्यादा आत्माएं घूमती हैं और वहाँ पर जो गया वो कभी जीवित नहीं बच सकता। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम इस महिला के बारे में बताते हैं जो यहाँ पर बहू होती है, अपनी सास से बहुत परेशान। सास बीमार रहती है, उसे यानी उसके जो भी कार्य हैं वो बहू को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि महिला है तो बहू ही करेगी, हालांकि बेटा भी कर देता है। अब जब भी ये व्यक्ति क्योंकि दिन के वक्त काम करता था, घर से बाहर जाता है, तो दिन के वक्त जो बहू है बेटे की वो सास से परेशान हो जाती है, बार बार यही कहती है कि मुझसे तेरा काम नहीं होता है। वो इतनी ज़्यादा झिक चुकी थी अपनी सास से कि वो अपनी सास को मारने की प्लानिंग करने लगती है कि मुझे ये सास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 2006 से 7 की बात आपको बता रही हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर ये क्या प्लान बनाती है, कभी कभी ये जाती है तो एक बंगले को देखती है। इस बंगले के बारे में बहुत पता था, ये एक अस्पताल था और इस अस्पताल का नाम एबॉट नाम था। एबॉट एक अंग्रेज का नाम था और उसके ही नाम पर ये अस्पताल था और उसी का ये बंगला होता है। यहाँ पर कहते हैं कि 100 से ज़्यादा भूत रहते हैं। 100 भूत, डॉक्टर का भी भूत रहता है, बहुत सारे मरीज जो भूत के भेष में रहते हैं, आत्माओं के भेष में रहते हैं। जब ये सारी बात वो बहू सुनती है
तो अब बहू अपना दिमाग चलाती है। एक दिन जो इस बुजुर्ग महिला का बेटा होता है वो घर छोड़कर यानी काम से अपनी किसी रिश्तेदारी में जाता है। अपनी पत्नी को खास हिदायत देकर जाता है कि माँ जी का ख्याल रखना, कोई भी लापरवाही मत करना, मैं कल शाम तक आऊँगा या एक दिन छोड़ कर आऊँगा। बहू बिल्कुल खुश हो जाती है। जो इलाके के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वहाँ पर घर बहुत दूर दूर होते हैं, यानी लोगों का यानी ऐसे नहीं रहते हैं जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब क्या होता है कि ये महिला अब इंतज़ार करती है शाम होने का। पति तो 2 दिन बाद आएगा या 1 दिन बाद आएगा। तभी कहती है कि माँ जी, माँ बहुत दुबली पतली थी, शरीर में बिल्कुल भी वजन नहीं था, बहुत थोड़ा वजन था, वो बेचारी वैसे ही मरने को हो रही थी। और यहाँ पर अब ये बहू क्या करती है, अपनी सास को कंधे पर उठाती है और कहती है कि माँ चलो आपका इलाज कराऊं। सास कहती है कि रात के वक्त मेरा कौन सा इलाज कराएगी। वो कहती है कि आप चिंता मत करो, शाम को 6 बज रहे थे, सब लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं, 5:30-6 का समय था। ये उस बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ पर बिठाती है और हिम्मत करती है और उस अस्पताल में पहुँच जाती है जो एबॉट हॉस्पिटल होता है। दोस्तों, उस अस्पताल में पहुँचने के बाद उस अस्पताल में एक मुक्ति कुटिया होती है। मुक्ति कुटिया जो होती है वहाँ पर ये बहू पहुँचती है। इस अस्पताल में पूरे गांव के लोगों ने या यहाँ पर जो लोग रहते हैं कहते हैं कि बहुत ही डरावना और भयावह है, लेकिन आज इस बहू को डर नहीं लगा। उस मुक्ति कुटिया में ले जाकर अपनी सास को रख दिया और कहा कि भूत डॉक्टर जल्दी से जल्दी मेरी सास का काम तमाम कीजिए। आप भविष्यवाणी करते थे और जितनी भी आत्माएं हैं जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। और कितनी दर्द भरी बात थी। जब उस बहू की पीठ फिरती है तो सास कहती है कि बेटी तुम्हें लज्जा और दया नहीं आ रही, तो उसने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब बर्दाश्त से बाहर है, तुम्हारी वजह से हम पति पत्नी में दूरी आ रही हैं। जैसे ही सास ये सुनती है तो नम भरी आंखों से चुप बैठ जाती है और फिर कोई शब्द नहीं बोलती और वो बहू लंबे लंबे कदमों से अपने घर पहुंच जाती है। दोस्तों, वो बिस्तर पर करवटें बदलती है। आज तो सास का काम तमाम हो जाएगा, सुबह 6 बजे उसे घर लाकर रख दूंगी, कह दूंगी तुम्हारी माँ को कुछ हो गया, मैंने थोड़े ही मारा है। दोस्तों, सुबह जब होती है, सुबह पूरी रात ये बहू भी नहीं सोती है जो बहू होती है। सुबह जब होती है तो भागी भागी उस अस्पताल में जाती है जो खंडर पड़ा हुआ था। सास देखती है तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी और जीवित थी, वो मरी नहीं थी। तभी वो कहती है कि कोई भूत वूत नहीं होते, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सास की हालत पहले से बदतर हो चुके थे। सास ने कहा कि क्यों नहीं होते भूत, भूत तो होते हैं। अब बहू सोचती है कि घर लेकर जाऊंगी तो पति मुझे मारेंगे, अब इसका सास का क्या किया जाए। सास ने तभी बहू के पैर पकड़े, क्योंकि वो सुबह उसकी मरे हुए शरीर को लेने के लिए आई। कहा कि बेटी जीवन भर तुम्हारे पति से नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर मत छोड़ कर जाओ। वो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं जिन चीज़ों से मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। बेटी अगर तुम मुझे कहीं भी अपने पति की माँ मानती हो तो मुझे यहाँ से लेकर जाओ। जब सास रोती है तो कहीं ना कहीं उस बहू को भी शायद दया आ जाती है या डर आता है। वो कहती है कि माँ जी कहोगी तो नहीं। उसने कहा कि नहीं कहूँगी। फिर पीठ पर लाद कर वो उस सास को उसी की चारपाई पर बैठा देती है। लेकिन क्या दिखा था उस बुजुर्ग महिला को, फिर उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, ये क्या बात थी। उसने कहा कि माँ जी जो लोग कहते हैं तो उसमें भूत तो नहीं है। तभी वो माँ जी रोती हुई कहती है कि देख मेरी आँख को देख। दरअसल रात रात में वो बुजुर्ग महिला एक आँख से दिखना बंद हो जाता है। हालांकि वैसे ही बुजुर्ग थी, लेकिन उसकी एक आँख काम करने से बंद कर देती है। वो कहती है हाँ माँ जी आपकी आँख तो कल खुली हुई थी, इसको क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे बड़ी यातनाएं दी गई हैं, मुझे फर्श पर घसीटा गया है। इस बुजुर्ग महिला के कपड़े फटे हुए थे, इसके साथ वहाँ पर गतिविधियाँ तो हुई थी। आपको यकीन ना हो तो आप लोहा घाट इलाके में जाकर उस अस्पताल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जब ये सारी बातें कहती है तो बहू कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर भूत सवार था। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। दोस्तों, वो बहू अपनी माँ के कपड़े बदलती है और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो चर्चा होती है ये थोड़ी सी हवा पकड़ती है, क्योंकि उस बंगले से चीखने रोने की आवाज़ें आती हैं। रात के वक्त वो बुजुर्ग महिला एकदम से डरती है, घबराती है और बिस्तर से उठकर नीचे गिर जाती है। जो वो बुजुर्ग महिला होती है, उसका बेटा आता है, वो भी डरता है। ये बात किसी को नहीं पता होती, लेकिन 3 दिन वो डरती है, बिस्तर से नीचे गिरती है। 3 दिन के अंदर दोनों आँखों से अंधी हो जाती है और 3 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी बहू कहती है कि मुक्ति कुटिया में तो कोई ना कोई बात है। अब ये अस्पताल के अंदर मुक्ति कुटिया क्यों थी,
क्या था ये मामला? दोस्तों यहाँ पर इस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होने के बाद शायद एक बहू ने चैन की सांस ली होगी, शायद ही कह रही हूँ। हालांकि यहाँ पर गनीमत रही कि उसने कुछ बुरा नहीं किया, उसे वापस लेकर आई, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के प्राण घर पर ही निकलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये बहू सारी चीज़ों का यानी पीछे का जो सब कुछ है वो देखना चाहती है। इस चीज़ों के बारे में गांव में जब इधर उधर बात करती है, जब उसकी सास के 12 दिन या पूरे दिन हो जाते हैं जो रोने और शोक मनाने के दिन होते हैं, तो यहाँ पर बहू जब छानबीन करती है तो ये तो एक सामान्य मृत्यु लग रही थी। छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि जो ये अस्पताल है ये एक व्यक्ति के नाम से है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था एबॉट नाम का, 1915 में एक व्यक्ति रहता था और ये एक अंग्रेज़ था यानी ब्रिटिश का रहने वाला था। यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में इसे रहना बहुत पसंद था। यहाँ पर रहते हुए अब ये यहाँ से जाना चाहता है। यहाँ से जाने के बाद क्योंकि 80 साल तक ये यहाँ पर वक्त बिताता है, 103 या 4 साल की उम्र में इसकी मृत्यु होती है। तो एबर्ट जो होता है वो इस जगह पर जो इसका बंगला था, बहुत खूबसूरत बंगला था, ये अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो इतने सालों में इसने देखा था कि यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। अब इसने इस बंगले को नाम किया ऐसी जगह पर यानी एक संस्था के रूप में कि भाई यहाँ पर एक अस्पताल खुलना चाहिए, यहाँ के जो सामान्य लोग हैं या गांव के ग्रामीण लोग हैं उनका इलाज हो सके और उनको एक बढ़िया यानी एक ऐसा इलाज मिल सके, क्योंकि ऐसा इलाका था कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ दिया करता था। दोस्तों यहाँ पर जो इसने सोचा था ये तो यहाँ से चला जाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती, लेकिन इस एबर्ट के नाम से इस अस्पताल में अब डॉक्टर बैठने लगे थे और डॉक्टर भी सारे विदेशी थे। वो डॉक्टर यहाँ पर अपना हाथ साफ किया करते थे और एक चीज़ यहाँ पर इतनी अच्छी रही कि कोई भी अस्पताल यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर लोगों को आराम मिलने लगा। अब इसी अस्पताल में एक डॉक्टर आते हैं जिसका नाम मॉरिस होता है। मॉरिस नाम का डॉक्टर इस अस्पताल में आता है। उसका एक बेटा होता है, पत्नी होती है, उनके साथ यहाँ पर आता है। तो उनके हाथ में कुछ ऐसी शक्ति या पावर थी कि मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाया करते थे। कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता है जो कहानी इसके बारे में थी और जो बताई जाती है आज भी। कुछ दिन लोग अच्छे से ठीक होने लगते हैं, लेकिन उसके बाद इस अस्पताल में गतिविधि होने लगती है। मॉरिस जो होता है, जो डॉक्टर मॉरिस होते हैं, इसी बंगले में इसी अस्पताल में एक तरफ रहते हैं, लेकिन अब जब दिन में वो 20 से 25 मरीजों को देखा करते तो हर बार एक बात कहा करते थे कि तुम फलानी तारीख को मर जाओगे और उस दिन के बाद तुम जीवित नहीं बचोगे। और जिस तारीख को वो कहा करते थे, लिख कर दिया करते थे, उसी तारीख को उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाया करती थी। अब बहुत से लोग उसे भविष्यवाणी करने वाला बाबा कहने लगे थे, बहुत से लोग उसे संत कहने लगे थे, अंतर्यामी कहने लगे थे, जादू करने वाला कहने लगे थे और बहुत अच्छा डॉक्टर मानने लगे थे। दोस्तों अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो मॉरिस होता है, लोगों को देखते देखते करीबन उसने 100 लोगों के बारे में भविष्यवाणी करी कि तुम फलाने दिन मरोगे, वो इसी दिन मरते हैं। लेकिन एक दिन मॉरिस की पत्नी एक बहुत बुरे हालात में मरी हुई घर में मिलती है उसी अस्पताल में। दूसरे दिन उसका बेटा मर जाता है और कुछ दिन बाद यहाँ पर मॉरिस इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर इस अस्पताल में नए डॉक्टर आते हैं। जब नए डॉक्टर आते हैं तो मुक्ति कुटिया बनाई थी इस मॉरिस ने। उस मुक्ति कुटिया पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं कि इसके अंदर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। ये मुक्ति कुटिया है। दोस्तों जब दूसरे विदेश से डॉक्टर यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं तो एक तो मरीजों की भीड़ कम थी, क्योंकि डर के कारण लोगों का इस अस्पताल में जाना बंद हो गया था कि भैया डॉक्टर मॉरिस ने कह दिया कि मर गए तो हम मर ही जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम वहाँ पर ना जाएं। दूसरी बात, यहाँ पर डॉक्टरों को बहुत अजीब ये बात लगी कि कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। आमतौर पर डॉक्टर बता देते कि भाई आप इतने दिन के मेहमान हैं, लेकिन ये तो नहीं कहते कि आप बुधवार को मरेंगे या बृहस्पतिवार को या 10 को या 12 को मरेंगे। अब यहाँ पर जो वो डॉक्टर थे और कुछ लोग इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि जो ये डॉक्टर है, डॉक्टर मॉरिस जो है, वो लोगों के ऊपर शोध किया करता था, यानी ये चालाकी चला करता था। 15 से 20 मरीज जो आते थे इस पर विश्वास करके, क्योंकि दूर दूर से लोग आने लगे थे, इसके हाथ से आराम लगता है, तो यहाँ पर वो उस मरीज को चुनता जिसे गंभीर बीमारी और वो मरने वाला हो, उसके लिए वो तारीख फिक्स करता, उसे उस मुक्ति कुटिया में रखवाता और कहता कि अब तुम्हारा मरीज़ फलानी तारीख को मर जाएगा। लोग इतना आंख बंद करके विश्वास करते थे और टाइम लिखकर वो डायरी में रख लिया करता था और उसी टाइम उसे मारता था। लेकिन उससे पहले वो क्या करता था, वो शोध करता था, दिमाग क्या होता है, दिल कैसे धड़कता है, सारी चीज़ों को देखता था और उन्हें
मार दिया करता था, उनके शरीर के अंगों को भी देखा करता था भीतर से खोलकर। ये सारा परीक्षण वो किया करता था। और इसी बीच जब ये सब कुछ ख़त्म कब होता है, जब मॉरिस की पत्नी और बेटे मरे हुए मिलते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक डराने वाली बात बताऊं, मॉरिस की जो पत्नी होती है वो ऐसे हालात में मिलती है कि मानो उसके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा बर्बरता की हो। इसी अस्पताल के पास एक चर्च थी, उस चर्च के पास एक कब्रिस्तान था, वहीं पर उसकी पत्नी को दफनाया जाता है और वहीं पर उसके बेटे को दफनाया जाता है। अब आसपास के लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर लोग मरे थे ना, जो मरीज थे, उन्होंने ही इस मॉरिस को और इसकी पत्नी को और इसके बीवी बच्चों को यानी जान से मारा है। वही आत्माएं यहाँ पर घूमती हैं और आज भी उस बंगले के बारे में कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा और उस डॉक्टर की आत्मा भी इस बंगले में घूमती है, क्योंकि उस डॉक्टर ने बहुत बुरा लोगों के साथ किया। जो मरीज मरना नहीं चाहते थे उन्होंने उसे भी मार दिया और उन्हें इस तरह से उनके ऊपर वो परीक्षण करता था, बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देता था और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। जब इन चीज़ों का खुलासा होता है तो ये बहुत वक्त के बाद होता है, जब मॉरिस इस दुनिया में नहीं रहता है, उसके बीवी बच्चे नहीं रहते हैं, जब बाहर के डॉक्टर इन चीज़ों का पता लगाते हैं। लेकिन उसके बाद इस अस्पताल में कुछ गतिविधियां होने लगती हैं। डॉक्टर यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, उनके साथ रात को अलग अलग हरकतें होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि डॉक्टर नहीं टिक पाते हैं और मरीज़ भी डर के कारण यहाँ पर नहीं आते हैं कि वहाँ पर तो मरना ही है, एक ना एक जना तो मरेगा ही। इसी वजह से इस अस्पताल को बंद करना पड़ा और यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। लेकिन आज भी ये अस्पताल अपना वजूद लिए खड़ा हुआ है। ये चीख चीख कर कहता है कि इसमें क्या अन्याय हुआ था, यहाँ पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था। आज भी इसके अंदर से चीख पुकार आती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को सुनकर जो बहू है अपनी सास को निपटाना चाहती थी और जब सास को वो लेकर आती है तो सास बिल्कुल बदल जाती है, उसका हाव भाव बदल जाता है। 3 दिन तक वो खाना नहीं खाती, दोनों आँखों से अंधी हो जाती है और तरह तरह की बातें करती है। और अजीब अजीब सास ने 3 दिन तक आवाज़ें निकाली थी और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। क्या इस बहू ने अपनी सास के साथ सही किया? दोस्तों, पश्चाताप की आग में करीबन 8 साल तक ये जलती है। उसके बाद अपने पति को सच्चाई बताती है। पति ने भी ये सोचकर कि ले तो आई थी मेरी माँ को, एक रात के लिए ही तो छोड़ा था, अपनी पत्नी को माफ़ करके उसके साथ आज भी अपना जीवन जी रहा है। लेकिन आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? यकीन ना हो तो आप वहाँ पर लोहा घाट इलाके में जा सकते हैं। जो चंपावत इलाका है उसी में लोहा घाट इलाका पड़ता है। देहरादून से यानी 12-13 घंटे का रास्ता सफ़र, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है। आपको तय करना होगा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखकर ज़रूर भेजना, क्योंकि यहाँ पर डर का साया आज भी मंडराता है। तरह तरह की चीखें आज भी सुनती है। अगर कोई शौकीन हो भूत प्रेत का तो वो बिल्कुल जा सकता है और वहाँ पर छानबीन कर सकता है। हर रोज़ एक नई और एक अच्छी घटना लाने की कोशिश करते हैं, सच आप लोगों के सामने रखते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और एक और बात बताती हूँ। कल मैंने पाकिस्तान की घटना आप लोगों के सामने रखी, उस पर बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के आए, आपने बहुत प्यारी राय रखी। आपके हर एक कमेंट से मैं सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और ऐसा ही उस समय हुआ, अन्याय हुआ कुछ ऐसे लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, जय हिंद।